ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी का मैच ऑफिशियल हो गया समर स्लैम के लिए, और रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच ऑफिशियल हो गया समर स्लैम के लिए। अबे ट्रिपल एच ने कल वाली वीडियो देख ली क्या इस चैनल पे? और ब्रॉक लेसनर का ऐसा वैसा नहीं, हेल इन अ सेल मैच। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को, और आज के मंडे नाइट रॉ को मैं शो के मतलब वीडियो के रिव्यू के स्टार्ट में ही रेट कर देता हूं, जो कि है पूरे के पूरे 5 स्टार, क्योंकि WWE ने एग्जैक्टली वो सारे बॉक्सेस को चेक कर दिया जो कि उनको आज मंडे नाइट रॉ में करने थे। और अब जो हाइप है समर स्लैम के लिए वो किस लेवल पे जा चुकी है वो आपको ये रिव्यू पूरा देख के समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है ओबा फेमी के साथ। ओबा फेमी अपनी एंट्रेंस करते हैं, क्राउन के साथ वो आते हैं। उन्होंने एक नई मर्चेंडाइज भी पहनी हुई थी ओबा, उसमें बी वो ओबा फेमी अपने वो जो काले अंधेरे में खड़े होते हैं ना, उस वाले स्टाइल का वो सिलवेट सब बना के रखा हुआ था जो देख के बढ़िया लग रहा था। और जब डार्क लाइट में वो क्राउन के साथ खड़े भी थे तो वो क्राउन अलग से शाइन कर रहा था। तो पहनने वाली चीज तो वो करते नहीं है, लेकिन हाथ में जरूर उन्होंने रखा था। और चलो ठीक है, अब WWE का यही तरीका है। एक बहुत अच्छा रिएक्शन उनको मिलता है, तो कहते हैं कि भाई ये तो सही में एक रूलर वाला रिसेप्शन है, ऐसा ओबा फेमी कहते हैं, लेकिन अब रिसेप्शन दो तुम मुझे किंग वाला, क्योंकि मैं हूं 2026 का किंग ऑफ द रिंग का विनर। और एक चीज जो कि ओबा फेमी के कैरेक्टर के बारे में तारीफ करने लायक है वो ये है कि भाई ये बंदा इतना डेंजरस किस्म का है, लेकिन जब ये बात करता है, जब ये ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता है, तो वो एक जो बे फेस को थोड़ा वो पूकी साइड अपनी दिखानी होती है ना, वो चीज दिख पाती है अच्छे तरीके से ओबा फेमी की। लेकिन ऐसे कई बार डेंजरस कैरेक्टर्स के साथ वो चीज कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए कई आपने सुपरस्टार्स देखे होंगे जो बहुत खतरनाक से होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से ही बे फेस बन पाते हैं। लेकिन इस काम को ओबा फेमी बहुत अच्छी तरीके से नेल कर रहे हैं। कहते हैं कि भाई एक चॉइस तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, मतलब क्योंकि अभी उनके पास क्राउन है। इतने में ही थीम सॉन्ग प्ले होता है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन क्योंकि अनाउंस नहीं किया था, ऐसा एडवर्टाइज नहीं किया था, तो भाई वो एक सरप्राइज वाला जो एलिमेंट है वो WWE शोज को हमेशा ही इंटरेस्टिंग बनाता है। एक नई थोड़ी सी मर्चेंडाइज थी, मतलब वो जो है ब्रॉक लेसनर का जो भी उनका सिंबल है उसमें हल्का सा चेंज था। हेयर कम्स द पेन पीछे लिखा हुआ था, और ब्रॉक लेसनर की एंट्रेंस के साथ ही आज ये पता चल गया था कि बंदा चिल मूड में है। ऐसा नहीं है कि भाई ये गुस्से में फट के आ जाएगा, और शायद इस रीजन की वजह से भी, क्योंकि क्लैश इन इटली में जो दूसरा मैच है ब्रॉक लेसनर ने ओबा फेमी को हरा दिया था, पॉल हेमन के साथ वो आते हैं, पॉल हेमन भी बड़े खुश हैं, रिंग का इन्होंने पूरा चक्कर लगाया। ओबा फेमी सोच रहा है भाई ये ब्रॉक लेसनर यहाँ पे क्या करने आया है। मुझे लगता नहीं इतना यहाँ पे कोई सरप्राइज होने की जरूरत थी, किस रीजन की वजह से, क्योंकि भाई अब इनके बीच में तीसरा मैच तो होना ही। अब ओबा फेमी देख रहे होते भाई क्या हो रहा है, ये होली शिट के वहां पे चैंट लग रहे हैं। अब रिंग में आ चुके हैं ब्रॉक लेसनर और वो तालियां भी बजाने लगते हैं ओबा फेमी के लिए। ओबा फेमी को और अजीब लगता है, भाई इसे क्या हो गया, ये मेरे सपोर्ट में इतना क्यों निकल के आ रहा है। तो फिर वो बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़े पॉल हेमन के स्टाइल में ही, योर किंग ऑफ द रिंग ओबा फेमी करके उन्होंने बोला। और उसके बाद वो हैंडशेक करने भी जाते हैं ओबा फेमी से, और ओबा फेमी ऑब्वियसली उस चीज को नहीं करने वाले थे। ब्रॉक भी कह रहे चल ठीक है नहीं करना कोई बात नहीं। तो इस तरीके के चिल मूड में था आज ब्रॉक लेसनर। इसके बाद वो अपोलोजाइज करते हैं ओबा फेमी को सबसे पहले कि देखो भाई मैं शोज तो देखता नहीं हूं। ये बात क्लियर बोल दी आज ब्रॉक लेसनर ने कि वो शोज नहीं देखते, वो रॉ स्मैकडाउन कुछ नहीं देखते, और हर किसी को पता है कि मैं शोज नहीं देखता। और अगर आपने कल चैनल पे वीडियो नहीं देखी है तो कल मैंने आपको बताया था कि कल के दिन जो कि बीत गया और आज के दिन अब आपके पास आखिरी मौका है, 5 लकी लोगों को मेरी तरफ से फ्री क्रिएटिन मिलने वाला है अगर नेचुरल टीम पे आर पंत वाला कोड यूज करके आप कोई भी प्रोटीन परचेस करते हो। बस आप मुझे मेल कर देना अपनी ऑर्डर आईडी, तो आपके पास ये लास्ट दिन है। एंड अगेन दिस इज योर साइन टू फाइनली बाय प्रोटीन फॉर योरसेल्फ। तो अब मैंने आपको एक रीजन भी दे दिया। बाकी जो 5 लकी लोग होंगे उनको क्रिएटिन मेरी तरफ से मिल जाएगा, जिसको मैं अपनी वीडियो में भी अनाउंस कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, आर पंत वाला कोड यूज कर लेना। तो जैसा ब्रॉक लेसनर ने बोला कि भैया वो शोज तो देखते ही नहीं है, तो अब ब्रॉक लेसनर का कहना यह है कि पॉल हेमन मुझे सारी बातें बता देता है। तो वो कहते हैं कि बहुत टाइम पहले मैं भी किंग ऑफ द रिंग था, क्योंकि मैं शोज तो देखता नहीं तो मुझे पॉल हेमन की बातों पर रिलाई करना पड़ता। और पॉल हेमन ने मुझे बताया कि एक डिसीजन लेना है ओबा फेमी तुझे, और क्या पता ओबा फेमी मैं तेरी मदद कर दूं। तो आज ब्रॉक लेसनर मदद करने के लिए आया है ओबा फेमी की। इसके बाद ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि पॉल हेमन ने मुझे ये भी बताया कि भाई तू मेरे बारे में बहुत सारी बातें भी बोल रहा था, तूने मुझे कावर्ड बोला, तूने मुझे बिच बोला। और ये बात सुन के ब्रॉक लेसनर का खून नहीं खोल रहा। ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन दोनों स्माइल कर रहे हैं, जैसे इस बात से वो बहुत ज्यादा चिल हैं। और फिर ब्रॉक लेसनर ने एक ऐसी लाइन ड्रॉप करी, मुझे लगता है कि ये ब्रॉक लेसनर के अगर मैं टॉप 5 या टॉप 10 सेगमेंट्स की बात करूंगा जो कि मैं हमेशा याद रखूंगा, मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा,
वो सेगमेंट आज है ब्रॉक लेसनर और ये ओबा फेमी वाला, और कैसे सारे बॉक्सेस को चेक किया वो भी उस बारे में बात करेंगे। तो वो कहते हैं कि मुझे ये भी बताया पॉल हेमन ने कि यू कट अ ग्रेट प्रोमो, मतलब तेरे प्रोमोज अच्छे हैं, विच आई नेवर रियली कुड। ये बात ब्रॉक लेसनर अपने मुंह से बोल रहे हैं भाई कि मैं प्रोमोज अच्छे डिलीवर नहीं कर सकता, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट मिस्टर हेमन। ये बात सुन के जो छाती है वो पॉल हेमन की भी चौड़ी हो जाती है। लेकिन फिर ओबा फेमी के बारे में बोलते हैं कि देख भाई एक चीज ये भी है, यू नो व्हाट दे से, टॉक शिट एंड गेट हिट। जैसी ये बात ब्रॉक लेसनर ने बोली तो समझ में आ गया था बंदा फोड़ने वाला है। सबसे पहले ब्रॉक लेसनर ने लो ब्लो हिट किया ओबा फेमी को और उसके बाद लगा दिया उन्होंने अपना फिनिशर F5। अब देखो ये लो ब्लो लगाने के पीछे भी जो WWE स्टोरी में एक्सप्लेन करना चाह रही है, जो मुझे समझ में आया वो ये है कि ब्रॉक लेसनर तगड़ा आदमी तो है, लेकिन ओबा फेमी को भी वो एक तगड़ा आदमी दिखाना चाहते हैं। तो अगर सिंपल आके F5 ठोक देता ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी को तो वो थोड़ा सा लेस क्रेडिबल, या फिर वो थोड़ा जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी ऐसे वीक होती। तो इसलिए WWE को लगा भैया चलो लो ब्लो लगवाते हैं। उसके बाद उन्होंने F5 लगाया। अभी भी ब्रॉक लेसनर चिल मोड में ही है, ऐसा नहीं है कि वो सही में अपना गुस्सा छुपा रहा था। उसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं एंड फिर रिंग साइड पे आप देखना पॉल हेमन ने तारीफ करी ब्रॉक लेसनर की, नाउ दैट्स अ ग्रेट प्रोमो, और इसके लिए ब्रॉक लेसनर फिर उनको थैंक यू भी करते हैं। ब्रॉक लेसनर जा रहे होते हैं, उनको लगा भाई अभी ओबा फेमी तो क्या ही करेगा। ओबा फेमी के पास आता है माइक और कहते हैं दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू डू। तू भाई आता है, तू F5 लगाता है, उसके बाद तू चला जाता है, और क्या बोल रहा था तू, मैंने तेरे पीठ पीछे बात करी, ले मैं तेरे सामने ही बोलता हूं भाई कि तू एक बिच है। और ये सुन के भी ब्रॉक लेसनर का मत्था खराब नहीं हो भाई, वो बंदा फिर भी वहां पे स्माइल ही कर रहा है। और उसके बाद वो कहते हैं मी वर्सेस यू 1-on-1, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी एट समर स्लैम। और ये सुनते ही क्राउड में खुशी की लहर दौड़ गई। ब्रॉक लेसनर का भी रिएक्शन ऐसा था कि ओ भैया ऐसे बात बोल रहा, अच्छा ये मैच चाहिए तुझे। ब्रॉक लेसनर पे नहले पे दहला दे दिया, और भाई ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। ब्रॉक लेसनर कहते हैं आई एक्सेप्ट। उसके बाद वो बोलते हैं मिनियापोलिस समर स्लैम हेल इन अ सेल, यानी समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी का जो मैच हमको पता था होगा वो एक नॉर्मल मैच नहीं होने वाला। उसके अंदर WWE ने स्टिपुलेशन डाल दी है, और कौन सी स्टिपुलेशन, हेल इन अ सेल वाली स्टिपुलेशन। नाउ इमेजिन ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी जैसे बंदे जो वैसे ही दानव किस्म के हैं, अब इनको हेल इन अ सेल वाला स्ट्रक्चर तुमने दे दिया तो ये क्या तबाही मचाने वाले हैं समर स्लैम में। मैं तो भाई सेगमेंट से इतना सेटिस्फाइड हूँ, ऊपर से लेके एंड तक, शुरू से लेके एंड तक, लेफ्ट राइट जो भी WWE ने एग्जैक्टली चीजें करी वैसी ही वो होनी थी। यहां से तो भाई आप हल्के से भी WWE के नंबर नहीं काट सकते। और समर स्लैम में जो ब्रॉक लेसनर का इतने टाइम से मैच हम एंटिसिपेट कर रहे थे वो ओबा फेमी के साथ होगा, स्टिपुलेशन के साथ, जिसका नाम है हेल इन अ सेल। आपकी क्या खुशी है इस पूरे सेगमेंट से और इस मैच के ऑफिशियल होने से, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। और भाई आज तो मैंने ब्रॉक लेसनर के सेगमेंट को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ये सेगमेंट मैं तो नहीं भूलने वाला भाई। देखो एक तो इसमें जो हमें चाहिए था वो भी मिल गया, एक स्टिपुलेशन और डाल दी, ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर वर्क जो था उन्होंने माइक पे भी अच्छा काम किया, और ओबा फेमी ने भी अपनी तरफ से 100% दिया। तो भाई यहां से तो कुछ भी कमी नहीं निकाली जा सकती। अब मैं अप्रिशिएट करते करते वीडियो और लंबी खींच दूंगा, वो मैं करना नहीं चाहता। आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में आप बताना कमेंट सेक्शन में। इसके बाद बैक स्टेज पॉल हेमन और एडम पियर्स होते हैं। एडम पियर्स कहते हैं भाई ये क्या हो गया, ये मैच हेल इन अ सेल में, मतलब क्योंकि अभी तो ये होता ना कहानी तो ये होती कि ओबा फेमी किसी एक बंदे को पिक करेगा। तो कहते हैं भाई हेल इन अ सेल का मैच तुम्हें मिल रहा है, सोचो ये इतना बड़ा मैच ही है। तो अभी भी कंफ्यूज से ही लग रहे हैं यहाँ पे एडम पियर्स की करना क्या है। और उसके बाद फिर ट्रांजिशन होता है, ये ऑस्टिन थेरी वाला था, इससे हमें ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। वो बस एक ऐसा दिखा रहे थे कि ऑस्टिन थेरी को पता नहीं था कि पॉल हेमन यहाँ पे है। तो कहते भाई तुम यहाँ पे हो, तो पॉल हेमन कहते हैं हाँ भैया यहाँ पे हूँ। तो ऑस्टिन थेरी कहते मुझे तो नहीं पता था, कहते पता चल गया ऐसा करके पॉल हेमन वहां से चले जाते हैं। तो क्या ये स्प्लिट हो रहा है विजन का, या ऑस्टिन थेरी को भी अलग कर रहे हैं? वैसे तो ये तुम अलग क्या, तुम हटा ही दो ऑस्टिन थेरी को। एक टाइम पे मैंने ही गुड़ गाया था कि भाई ऑस्टिन थेरी को तुम लेके आओ, उसका यूज करो अच्छे से। ये लेके आए, यूज तो इन्होंने क्या ही किया। तो भाई अब वही है कि अब तुम उस बंदा कितना भी अच्छा हो उस पर इन्वेस्ट नहीं करोगे, उसके कैरेक्टर पर काम नहीं करोगे तो कुछ चीज़ होने नहीं वाली। लेकिन उसके बाद ट्रांजिशन होता है सीधा ओबा फेमी की तरफ, और ओबा फेमी और एडम पियर्स यहाँ पे हैं। तो एडम पियर्स अब उनसे पूछते हैं कि भाई समर स्लैम में ये मैच होगा? तो ओबा फेमी कहते हैं कि हाँ भैया हाँ, मुझे ये मैच चाहिए, इस मैच को करना ही है। ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी का ये मैच। अब ओबा फेमी खुद भी चाह रहे हैं कि भाई मैं टाइटल वाइटल छोड़ो, ये जो क्राउन मैंने जीता है तो अभी साइड की बात है, पहले मेरा
फोकस है ब्रॉक लेसनर के ऊपर। और इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को ऑफिशियल भी कर दिया समर स्लैम के लिए। ऑब्वियसली फिर वो ऑफिशियल हो भी जाना था, जहां पे हेल इन अ सेल मैच ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर। तो ओबा फेमी का भी इसमें फुल्ली अग्रीमेंट हो चुका है। इसके बाद मैच आता है शो पर नेक्स्ट रे ईथन पेज के बीच में। ईथन पेज ये वाला मैच हार चुके हैं, रे मिस्टीरियो से आ रहे हैं, तो इतनी कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी आई थिंक मोमेंटम में तो किसी भी तरीके से नहीं है ईथन पेज। अगेन वही उस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं शायद ईथन पेज कि जो बंदे एनएक्सटी में लगते हैं कि बड़े तगड़े होंगे, लेकिन उसके बाद मेन रोस्टर में आके ऐसे की तैसी हो जाती है। फिर बैक स्टेज में डैनहाउजन की लैब वाला सेगमेंट भी था। जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे वो चोरी चकारी करने का प्लान बना रहे हैं। वो लैब को ट्रैश बनाने का काम कर रहे हैं। वो एक फ्रेम में से वो जर्सी भी लेके जाते हैं। इसके बाद डैनहाउजन लैब में आते हैं, कहते हैं भाई यहाँ पे तो सारा कचरा हो गया। फिर लिव मॉर्गन आके उनको धमकी सी देती है कि भैया मुझे अनकर्स कर दे, वरना हम तेरी जो लाइफ है उसको पथेटिक बना देंगे। ये वो धमकी दे रही है डैनहाउजन को। इसके बाद नेक्स्ट जो हेनरी का कॉन्सर्ट वाला सेगमेंट था। इस सेगमेंट के उनके जो स्पेशल गेस्ट थे वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स से, वही है उनके बारे में वो बात कर रहे हैं और वो अपना सेलिब्रेशन सा कर रहे हैं। पता नहीं मैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स के कैरेक्टर के साथ कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाता। ऑस्टिन थेरी को उन्होंने बहुत ज्यादा रेला है गाने में। इसके बाद ऑस्टिन थेरी भी आते हैं, कहते हैं भैया जॉन सीना से लेके जो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, उस जॉन सीना को मैंने हराया भी है। फिर ये लीड करता है इनके सिंगल्स मैच की तरफ और ऑस्टिन थेरी को क्लीन हरा दिया है इस मैच में जो हेनरी ने। और जो मैं अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले कि क्या है ऑस्टिन थेरी के साथ, वो ये है ऑस्टिन थेरी के साथ। तो इससे तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सीरियस हल्की सी भी है ऑस्टिन थेरी को लेके। इसके बाद नेक्स्ट ईओ स्काई आती हैं और अब वो क्वीन बन चुकी हैं, तो वो यही बोलती है मैं नाइट ऑफ चैंपियंस में हरा दिया लिव मॉर्गन को मैंने, अब मैं समर स्लैम में भी लिव मॉर्गन को हराने वाली हूँ, वर्ल्ड चैंपियन में बन जाऊंगी। लिव मॉर्गन कहती है इस चीज के लिए तू प्राउड है, वो तो डैनहाउजन ने मुझे कर्स कर दिया था, तू देख मैंने रिया रिप्ली के साथ क्या किया, वो भी मैं तेरे साथ करने वाली हूँ। फिर जजमेंट डे के सारे लोगों ने यानी रोक्सेन और ये रकेल रोड्रिगेज ने उनको घेर लिया और एंड में जाकर उन्होंने तोड़ दिया। फिर उनको ओब्लिवियन भी लगा दिया और सबमिशन मूव भी लगा दिया। तो बस वो ऐसा दिखा रहे हैं कि हाँ इतना आसान होने नहीं वाला ईओ स्काई के लिए लिव मॉर्गन को हराना, जैसे उन्होंने नाइट ऑफ चैंपियंस में हरा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है एलए नाइट वर्सेस जिमी ऊसो के बीच में। आज जे ऊसो भी आते हैं जिमी ऊसो के साथ और बहुत टाइम के बाद सिमिलर थीम वाले कपड़े पहने थे दोनों ही भैयों ने, ऊसोज ने। अब जे ऊसो चले जाते हैं कमेंट्री टेबल पे और पहले ही एलए नाइट ने बोल दिया कि भाई यही सीट पे रहना, तो ठीक है, मैच में चुल करने की कोई जरूरत नहीं है। और जिमी ऊसो ने भी आज इस मैच में ना स्पीयर लगाया है, और स्पीयर तो लगाया लेकिन कोरी ग्रेव्स ने उसको एपिक स्पीयर बोला, तो मेरे को वो थोड़ा सुना नहीं गया, बड़ा अजीब सा लगा सुन के। भाई आप कमेंट्री से ऐसी ऐसी बातें तो मत बोला करो। इसके बाद क्या होता है, जे ऊसो रेफरी से बोलता है कि देख देख एलए नाइट इसके बाल पकड़ रहा है, तो वो थोड़ा ऐसे एलए नाइट के अगेंस्ट में बात कर रहे होते हैं। लेकिन फिर एलए नाइट ने एक बार उन्हें डराया कि जैसे जिमी ऊसो को थ्रो कर देंगे, लेकिन जे ऊसो रेडी होते हैं उस चीज के लिए। उस समय तो उन्होंने थ्रो नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने लात मार दी जे ऊसो के ऊपर, जिसके बाद क्या हुआ, जे ऊसो एप्रन पे आते हैं और उन्होंने वो बिजी हो गए एलए नाइट, और इस वजह से रोल अप करके जिमी ऊसो इस मैच में हरा चुके हैं एलए नाइट को। इसके बाद एलए नाइट ने जिमी ऊसो को मारना शुरू कर दिया, वो पीछे से उनको मारते हैं। फिर जे ऊसो बचाने के लिए आते हैं। अब जे ऊसो ने बचा तो लिया, लेकिन फिर सोलो सिकोवा की यहाँ पे दोबारा से एंट्री हो गई है और उन्होंने जिमी ऊसो को फिर से स्पाइक कर दिया। इतने में जे ऊसो जाते हैं सोलो सिकोवा के पीछे, लेकिन तब तक जो है भैया सोलो सिकोवा वहां से भाग लेते हैं और फिर मौके का फायदा उठा के एलए नाइट ने भी बीएफटी लगा दी। तो अभी तो देख के ऐसा लग रहा है भाई ये पूरा ही भाईचारा ऑन टॉप सा लग रहा है एलए नाइट और सोलो सिकोवा का। इनकी ये टीम भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट फिर बैक स्टेज से सेगमेंट था ऊसो उसका। जे ऊसो बहुत ज्यादा गुस्से में है। जिमी ऊसो पूछते हैं जेकब फार्टो से, भैया तू कहाँ पे था? जेकब फार्टो ने बोला, अबे कितनी बार बताऊं तुम्हें, तुमसे ऑर्डर्स ना लेने बैठा मैं सिर्फ ओटीसी की सुनूंगा और ओटीसी के ऑर्डर से ही अब मैं स्मैकडाउन में जाऊंगा इस पूरे ड्रामा को फिक्स करने के लिए। और जे ऊसो कहते हैं मैं भी चलूंगा तेरे साथ। वो कहते हैं नहीं तेरे इस मुद्दे के लिए नहीं। वो कहते हैं सैमी ज़ेन नया चैंपियन बनाया, उसके पास कोई चैलेंजर नहीं है, तो मैं उसको चैलेंज करने के लिए जाऊंगा। तो अब क्या ये ऐसे होने वाला है कि जे ऊसो चैलेंज करेंगे सैमी ज़ेन को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए? आई थिंक ये सिर्फ बोलने के लिए था। स्मैकडाउन में शायद कुछ और ही चीज होने वाली है। इसके बाद फिर लायरा वाल्किरिया का भी एक वीडियो पैकेज था। बस इस वीडियो पैकेज में ऐसा दिखा रहे होंगे कि लायरा वाल्किरिया का कुछ तो अब नया सा कैरेक्टर बनने जा रहा है, उन्होंने जो टर्न किया बेली के ऊपर, क्योंकि आज उन्होंने मेकअप वगैरह भी नहीं लगाया हुआ था, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ी प्रेजेंटेशन लायरा वाल्किरिया की अलग करना चाहती है। फिर बैक स्टेज से गेबल और मैक्सिन का भी सेगमेंट था और मैक्सिन ने बोला कि यार जो भी मैंने लास्ट वीक बोला था ना चैट गेबल तुझे, वो सब कुछ सही है, लेकिन शायद मैंने थोड़ा गलत तरीके से बोला। चैट गेबल थोड़े कहते हैं कि नहीं यार तू टेंशन मत ले, तेरा मैच है उसके ऊपर तू फोकस कर। फिर मैक्सिन का मैच होता है रकेल रोड्रिगेज के साथ और उस मैच में बहुत ही आसानी से मैक्सिन हार गई है। और फिर बैक स्टेज सेगमेंट था जहां पे मैक्सिन के पास ही ऑस्टिन थेरी जाता है। अब भाई तेरा खुद का कुछ नहीं हो रहा,
वो जाके कह रहा देख अगर चैट गेबल के पास तू दोबारा चली गई तो दिस एंड वर्किंग आउट। अबे तेरा खुद का कुछ वर्क कर रहा है, उसके बाद तो तू दूसरों को जाके बोली। और ये जो बुक कर रहा है भाई ऑस्टिन थ्योरी को, कौन बुक कर रहा है ये? तुम विजन में क्या सोच के लेके आए थे, अब वो तो तुम सोच नहीं रहे, ऊपर से ये किसी को सिखाने चला, तो ये तो मेरी समझ के बाहर है। पहले मुझे लगता है अपना घर, अपने जो मरम्मत है ना उसको करवाना चाहिए, दूसरों को जाके एडवाइस बाद में आप देना, ठीक है? पहले आप अपना खुद का काम जो है वो देख लो। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर, चैट गेबल और जेडी मैकडोना के बीच में। रेसलिंग क्वालिटी के हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे आपको इसमें मूव्स दिख जाएंगे, लेकिन मेन स्टोरी ये है कि डैनहाउज़न वो ब्रीफ केस को लेके आ जाते हैं। और जब वो ब्रीफ केस को लेके आए तो शायद उसमें पैसे थे, लेकिन क्या हुआ इतने में जेडी मैकडोना एंकल लॉक के ऊपर टैप आउट कर जाते हैं और डैनहाउज़न अपनी वो जर्सी लेके जाते हैं। फिर उसके बाद जेडी मैकडोना और डोमिनिक ने वो ब्रीफ केस को खोला, उसके अंदर से वो पाउडर सा निकल के आ जाता है। रकेल रोड्रिगेज ने डैनहाउज़न को भी मार दिया और वो जर्सी तो ले लेते हैं, लेकिन डैनहाउज़न वहां से गायब से हो जाते हैं। तो अभी ये डैनहाउज़न को शायद जजमेंट डे की स्टोरी लाइन में अच्छे तरीके से घुसेड़ चुके हैं और आई थिंक इस चीज़ की जरूरत भी थी, वरना वो सिर्फ बैक स्टेज के जो सेगमेंट्स हैं उससे कुछ फायदा नहीं था। और अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की। और भाई ये जो पूरा सेगमेंट था ना, ये ट्रू प्रोफेशनल रेसलिंग फैन के लिए था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो इसको एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे धूम धड़ाका मार धुड़ाई ऐसा वाली चीजें नहीं थी, लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई इस स्टोरी टेलिंग करी है और क्या रीजन दिया है रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच के लिए। तो सबसे पहले रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है, जेकब फाटो के साथ वो एंट्रेंस करते हैं, एक्नॉलेज मी करने के लिए उन्होंने बोला, क्राउड एक्नॉलेज करता है, लेकिन तभी थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है सेथ रॉलिंस का और इस पर क्राउड का रिएक्शन भी तगड़ा आना था। सेथ रॉलिंस का वही है, आजकल वो काले कपड़ों में ही आते हैं, ज्यादा फैंसी रंग बिरंगा बनना उन्होंने छोड़ दिया। रोमन रेंस भी कंफ्यूज है भाई ये क्या चल रहा है, दोनों सुपरस्टार खड़े हुए हैं फेस टू फेस और वहां पे होली शिट के चैंट लग रहे हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं हेलो माय ब्रदर, और यहां से ही समझ में आ गया था भाई ये सेगमेंट बहुत ज्यादा डीप और इंटेंस होने वाला है, बिना फिजिकलिटी किए, बिना एक दूसरे को मारे धोए, स्पीयर या फिर ये स्टॉम्प वगैरह लगाए, इन सारी चीजों को हटा के। सेथ रॉलिंस कहते हैं 14 सालों से हम दोनों एक दूसरे से बधे हुए हैं, हम टायर्ड हैं, हमने शील्ड को साथ में फॉर्म किया और अभी तू इस टाइटल के पोजीशन में है जो टाइटल मुझे बिलोंग करता है और अब मैं इसे कलेक्ट करने आया हूं, इसे कलेक्ट करने का टाइम आ गया। रोमन रेंस कहते हैं कलेक्ट? भाई तू कंफ्यूज है शायद, तूने क्या किया है ऐसा कि जो ट्रैवल चीफ तुझे एक मैच दे। सेथ रॉलिंस कहते हो भाई ये जो तू गेम खेल रहा है ना, ये गेम मेरे साथ मत खेलना, ये गेम तू बाकी लोगों के साथ खेल सकता है, वहां पे चल जाएगा, मेरे साथ ये नहीं चलेगा। और वो गेम क्या है? सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं तुझे ओन करता हूं, तू मुझे बहुत सारी चीजें ओ करता है, प्रूफ चाहिए तुझे इस बात का। सबसे पहले वो रेसलमेनिया 41 की बात करते हैं कि मैंने तुझे रिंग में पिन किया और तेरा वाइसमैन मैंने तेरे से छीन लिया था। रेसलमेनिया 40 में मैंने अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस किया और जो तेरा रेन ऑफ टेरर है उसको तोड़ने में मैंने कोडी रोड्स की हेल्प करी। और वो 4 साल के उस रेन की भी बात करते हैं कि भैया तूने हर किसी बंदे को हराया एक्सेप्ट 1 पर्सन। सेथ रॉलिंस यहाँ पे अपनी बात कर रहे होते हैं और वो ग्रेटेस्ट कैश इन की भी बात करते हैं कि मैंने कैसे तेरे से तेरा मेन इवेंट छीन लिया था और उस चीज के बारे में तो कुछ भी नहीं कर पाया। तो मैं तुझे ओन करता हूं उस दिन से जब मैंने स्टील चेयर से तुझे अटैक किया था, स्टील चेयर से मैंने शील्ड को तोड़ा था। तो मैं यहाँ पे तेरे से कोई चीज मांगने नहीं आया हूं, मैं तुझे एक चीज देने के लिए आया हूं और ऐसा कुछ मैं तुझे देने वाला हूं जो और कोई नहीं दे सकता। देख भाई तू ग्रेट बंदा है, तूने मेन इवेंट किया है, तूने इतने मेन इवेंट के रिकॉर्ड बना दिए रेसलमेनिया के जिसे शायद ही कोई तोड़ पाएगा, लेकिन सिर्फ एक चीज रोमन रेंस तूने नहीं करी है एंड दैट इज बीट मी। सेथ रॉलिंस क्लियर बोल रहे होते भाई सब कुछ तूने भले ही उखाड़ लिया लेकिन तू अब तक मुझे नहीं हरा पाया और मैं तुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आया हूं। देखो भाई सेथ रॉलिंस का क्या दिमाग चलता है और वही स्टोरी वो दोबारा से वापस लेके आ रहे हैं कि सेथ रॉलिंस भाई आर्किटेक्ट बंदा है, उसने शील्ड को चलाया था और वही दिमाग आज भी उनका रोमन रेंस से ज्यादा है। वो कहते हैं मैं तुझे अपॉर्चुनिटी मौका देने के लिए आया हूं, मैं बहुत ही रियल हूं यहाँ पे, ये तेरा आखिरी मौका है इस लूप को खत्म करने का। ये जो बार बार घुमा फिरा के आ जाती ना चीजें, हम दोनों ने इस जनरेशन को बनाया है, पुरानी जनरेशन को हमने पीछे छोड़ा। वो ऐसे बोल रहे थे भाई ये पुराने बंदे को हमने साइड लगाया और हमने इस जनरेशन को पूरा क्रिएट किया है अब भी जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टैंड करती है और अब नई जनरेशन आ रही है। तो शायद हमारे साथ भी वही चीज होने वाली है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, शायद ये तेरा आखिरी मौका हो सकता है। तो फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर है और मैं ही हो सकता तुझे हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करूं, लेकिन अगर अभी तू इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता तो शायद तू इस फैक्ट से कभी भाग नहीं पाएगा कि तूने सब कुछ कर लिया लेकिन तूने मुझे नहीं हराया। तो ये जो दिमाग के साथ खेला भाई सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के साथ, ये है एक्चुअल में एक ट्रू प्रोफेशनल रेसलिंग की स्टोरी लाइन कि आप कैसे, मतलब लोगों को बाहर से देख के लगता है ना वो लड़ते लड़ते हैं, लेकिन ये है इसके पीछे की एक्चुअल स्टोरी कि अब जब समर स्लैम में रोमन और सेथ का मैच होगा
तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो बड़े ही फॉर्मली सेथ रॉलिंस पूछ रहे हैं व्हाट डू यू से ब्रदर। तो उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं भाई बहुत टाइम हो गया कि मैंने तेरे मुंह से कोई सच बात ना सुनी हो। और वो लिटिल ब्रदर भी बोलते हैं सेथ रॉलिंस को, कहते हैं कि आई डोंट वांट टू बीट यू, आई नीड टू बीट यू। मैं अपनी फैमिली को दिखाना चाहता हूं कि मैं तुझे हराऊंगा और मैं समर स्लैम में यही करने वाला हूं। इसके बाद रोमन रेंस ने एक्सेप्ट बोल के उस टाइटल को रेज किया। जेकब फाटू भी साथ में होते हैं और ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यूई ने समर स्लैम के लिए रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच चैंपियनशिप के लिए ऑफिशियल कर दिया है। आई थिंक इससे बेटर और कोई सेगमेंट नहीं हो सकता था रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच को ऑफिशियल करने के लिए। आज के मंडे नाइट रॉ की रेटिंग मैंने बता दी, ये है पूरे के पूरे 5 स्टार। बाकी जैसे मैंने आपको बताया आज आपके पास लास्ट दिन है, नेचुरल पे जाके R1 वाला कोड यूज करके आप कोई भी प्रोटीन बाय करते हो तो 5 लकी लोगों को क्रिएटिन मेरी तरफ से फ्री मिलने वाला है। और प्रोटीन और क्रिएटिन का कॉम्बो बहुत तगड़ा होता है, स्पेशली अगर आप जिम जाते हो, मसल बिल्डिंग आपका फोकस है। बाकी आप बताओ को मंडे नाइट रॉ कैसी लगी। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।